सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि विज्ञान की संस्थाएं हैं जहां कृषि विभाग से संबंधित जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा मृदा विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को हम 20-25 क्वेश्चन को हल कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आते, कैसे घुमा फिरा करके आते, किस टाइप के क्वेश्चन आते, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं जिनको बहुत ही सीरियसली लेना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? मृदाओं में क्या कह रहा है? मृदाओं में जैविक क्या कह रहा है? मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक क्या कह रहा है? मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का क्या मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का क्या अनुपात होता है। कह रहा है कि मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का क्या अनुपात होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 1:1 से 1:9 और बी कह रहा है 2:7 अनुपात होगा। 1:1 अनुपात 1:9 2:7:2:9 और सी कह रहा है 1:1:1.7 और डी कह रहा है 10:1। तो कह रहा है मृदा में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का क्या अनुपात होता है? तो वो अनुपात जो होता है 1:1.7। आप इसको नोट कर लीजिए। जो मृदा में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का जो अनुपात होता है 1:1.7 और 10 क्या होता है? ये CN कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ये है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है आप जो है इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है चावल में क्या कह रहा है? चावल में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता कह रहा है चावल में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। किसके प्रयोग से? किसके प्रयोग से? कह रहा है कि चावल में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता
बढ़ाई जाती है किसके प्रयोग से? ऑप्शन ए शैवाल के। फिर कह रहा है जो है सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया। और सी क्या कह रहा है? यूरिया सुपर कणिकाएं। क्या कह रहा है? यूरिया सुपर कणिकाएं। और डी क्या कह रहा है? यूरिया सुपर कणिकाएं। डी कह रहा है सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर कणिकाएं। यूरिया सुपर कणिकाएं। ठीक है। चावल में नाइट्रोजन और उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है किसके प्रयोग से? तो यूरिया कोटेड सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर कणिकाएं। ऑप्शन डी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गैस के रूप में नाइट्रोजन की छत को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोजन की छत को जो है डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, रोम रंध्रियों। क्या कह रहा है? रोम रंध्रियों के आहार में। क्या कह रहा है? रोम रंध्रियों के आहार में नाइट्रोजन सल्फर। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन अनुपात सल्फर का अनुपात। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन अनुपात सल्फर का अनुपात क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? ठीक है। रोम रंध्रियों के आहार में नाइट्रोजन अनुपात सल्फर का अनुपात क्या रखा जाता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए 10:1, बी कह रहा है 5:1, सी कह रहा है 8:1 और डी कह रहा है 2:1। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही, 8:1। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए कि 8:1। ठीक। ये 8:1 से 31:1 तक पाया जाता है। कितना? 8:1 से 31:1 तक पाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। कितना? 8:1 से 31:1 तक रखा जाता है।
तो ऑप्शन में 8:1 है, तो इसलिए आप इसी को लगाएंगे 8:1। तो 10 भी है, लेकिन जब 8:1 आपको मिलेगा तो आप 8:1 ही लगाएंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया कि तराई मृदाओं में या तराई क्षेत्र की मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो जिंक की पाई जाती है। इसको अलग से पन्ने पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कह रहा किस प्रकार की पोषक तत्व के लिए भारत जो है पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है? तो वो है पोटेशियम उर्वरक। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। पोटेशियम उर्वरक के लिए जो है भारत जो है पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए इसको कहें 1 किलोग्राम, क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? तो यूरिया में कितना 46% क्या नाइट्रोजन प्राप्त होता है? कितना होता है? 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब 46% नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए 1.6 kg, बी कह रहा है 3.25 kg, सी कह रहा है 2.17 kg और डी कह रहा है 4.2 kg। कितना? 4. तो अब आपने देख लिया ना 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप जो है 2.17 kg यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो है 46% यूरिया नाइट्रोजन जो है यूरिया में 46% प्राप्त होती है। तो आप 1 किलोग्राम में 460 ग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगी। कितना होगा? 1 किलोग्राम यूरिया में 460 किलोग्राम, अरे सॉरी 460 ग्राम, किलोग्राम नहीं 460 ग्राम जो है नाइट्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से आप गुणा भाग करके लगा लीजिए जितने भी ग्राम यूरिया पूछेगा। ठीक। 1 हेक्टेयर में जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती, तो उसका वर्ग मीटर निकाल करके मान लीजिए 100 वर्ग मीटर पूछ लिया, तो उसी तरीके से 10,000 स्क्वायर मीटर का 120 किलोग्राम, इसलिए एक में, इसलिए इतना करके आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। ये सब फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपको फार्मूला अगर याद है, फार्मूला को आपने कंसेप्ट क्लियर किया है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से आप लगा सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए आपका किसी भी कीमत पर। ठीक है। कह रहा है मक्का में जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस देने के लिए कितने किलोग्राम
सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% जो है फास्फोरस प्राप्त, P2O4 कितना प्राप्त होता है? 16% फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट में। तो 60 किलोग्राम कह रहा है, तो अगर 60 किलोग्राम आपको देना है तो कितना जो है आप करेंगे? तो 100 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो 16 किलोग्राम सुपर फास्फोरस आपको प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है 60 किलोग्राम मक्का की फसल में, मक्का की फसल में 60 किलोग्राम फास्फोरस, क्या कह रहा है? 60 किलोग्राम फास्फोरस देने के लिए कितने किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 100 kg, बी कह रहा है 375 kg, सी कह रहा है 250 kg और डी कह रहा है 425 kg। ठीक है, तो कितना पड़ेगी? वो पड़ेगा 375 kg। ठीक है, 375 kg। अभी 375 kg आया कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है 16 किलोग्राम फास्फोरस पाया जाता है 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट में, इसलिए 1 kg 100/16, इसलिए 60 kg। 60 गुणे 100/16 कितना? 60 गुणे 100/16, 4 25 है 100, 4 चौक 16, 15 चौक 60, तो ये हो गया 15 पचे 75, 7, 15 दूनी 30, 30 7 37। देखिए 375 kg आपका हो गया। कैसे? 60 किलोग्राम मैंने 60% मिलता है ना फास्फोरस, 19% कैल्शियम और सिंगल सुपर फास्फेट का तो यही कंपोनेंट है। 16% जो है फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर जो है सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। तो 16 किलोग्राम जो है 16 किलोग्राम फास्फोरस पाया जाता है 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में, इसलिए ये 100/60, इसलिए जो है 60 किलोग्राम। तो 60 गुणे 100/16, तो इसको 4 से भाग दिए तो यहाँ 25 आया, यहाँ 4 आया, 4 चौक 16। फिर इसको हमने 4 से 60 में भाग दिया तो 15 आया और 15 गुणे 25 कर दिया तो 375 kg। आप इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला इसका रट लीजिए, 4-6 सवाल लगा करके आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मूंग की फसल के बाद, मूंग की फसल के बाद धान की रोपित फसल, धान की रोपित फसल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है। जैसे स्वाभाविक है, मूंग जो है दलहनी फसल है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करती है, इसकी गांठों, इसकी जड़ों में जो है नोडुल्स पाए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा। कह रहा है ऑप्शन ए 30 से 40 केजी, बी कह रहा है 40 से 45 केजी, सी कह रहा है जो है 20 से 25 केजी, और डी कह रहा है 50 से 60 केजी। ठीक, तो कितना बचत होगी? 20 से 25 केजी। ठीक है, वैसे जनरली जो है 15 से 20 केजी बचाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 15-20 नहीं है, उसके नियरेस्ट जो है 20 से 25 केजी है, तो आप जो है 20 से 25 केजी पे ही टिक मारेंगे और इसको OMR शीट में भरेंगे। ठीक है, देखिए सनई और ढैंचा से पूछ सकता है, ये भी पूछता है, पूछ सकता क्या, सनई तथा ढैंचा से नाइट्रोजन की बचत, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन की बचत जो है कितना की जाती है? 40 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर धान की फसल के पहले आपने ढैंचा या सनई की बुआई की है, इसको पलटा है, तो 40 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंपोस्ट क्या है? कह रहा है कंपोस्ट क्या है? सांद्र खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, डी कह रहा है मोटा खाद। क्या? मोटा खाद। ठीक है, कंपोस्ट क्या है? कह रहा है कंपोस्ट जो है क्या है? तो कंपोस्ट जो है वो मोटा खाद है। क्या है? मोटा खाद है। मोटा खाद ये होता है कि जिसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मोटा खाद जिसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, आपका कंपोस्ट हो गया,
टाउन रगस हो गया, हरी खाद हो गई, ठीक है। पत्तियों में ऊतक क्षय, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक क्षय किसकी कमी से पाया जाता है? कह रहा है पौधों की पत्तियों में 8 पौधों की पत्तियों में ऊतक क्षय किस पोषक तत्व की कमी से पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है MG PC Fe और D कैल्शियम। क्या कह रहा है? कैल्शियम तो किसकी कमी से पाया जाता है? मैग्नीशियम की कमी से पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको डेड स्पॉट भी बोलते हैं, नेक्रोसिस। अगला क्वेश्चन हम दिखाएंगे नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व की समूह की श्रेणी कौन सी है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में जो है आपका आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसको छोड़ दीजिए, ये प्राथमिक पोषक तत्व हो गए। और द्वितीय पोषक तत्व जो है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम हो गए। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, निकिल और मॉलिब्डेनम। ये जो है 8 पोषक तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की जो समूह की श्रेणी होगी उसमें आएंगे। तो आप इसको अलग पन्ने से नोट कर लीजिए, हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। कह रहा रॉक फॉस्फेट क्या है? रॉक फॉस्फेट क्या है, ठीक है। कह रहा रॉक फॉस्फेट क्या है? ऑप्शन ए जल में विलेय उर्वरक। बी कह रहा है जल में अविलेय उर्वरक। सी कह रहा है साइट्रेट में विलेय उर्वरक। क्या कह रहा है? साइट्रेट में विलेय उर्वरक, ठीक है। और डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट क्या है? रॉक फॉस्फेट जो है वो जल में अविलेय है। क्या है? अविलेय है, जल में अविलेय है। और इसका प्रयोग अम्लीय मृदा में करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, या पूछ लेता अम्लीय मृदा में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो रॉक फॉस्फेट, ठीक है। और जल में ये जल में जो है अम्लीय उर्वरक है। क्या है? अम्लीय उर्वरक। इसका जो कंपोजिशन होता है मैं आपको बता देता हूँ जो है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या क्या इसमें पाया जाता है। कॉपर 5.6 से कह रहा है 5.6 से 9.5, 5.6 से 9.5। फिर बोरान 19%। बोरान कितना पाया जाता है? 19%। मालिब्डिनम क्या कह रहा है? मालिब्डिनम जो है 5.6%। मालिब्डिनम जो है 6% पाया जाता है, ठीक है। 5.6। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अमीनो नाइट्रोजन क्या कह रहा है? अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है, कह रहा है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और सी यूरिया। और डी कह रहा है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो आप जो है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट कह रहा अमीनो जो है क्वेश्चन कह रहा है अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन डी आप इसको नोट कर लीजिए। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो है 20.6% नाइट्रोजन, कितना? 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% इसमें जो है 24.5% क्या पाया जाता है? सल्फर। अमोनियम सल्फेट जो है अमीनो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन उर्वरक कौन है?
तो अमोनियम सल्फेट है, इसमें जो है 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% जो है सल्फर पाया जाता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जो है ये इसके ठीक। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ दिया है कि आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ जिप्सम में पाई जाती है वही चीज़ उसमें भी पाई जाती है, उस उर्वरक में भी। तो कह रहा है 11 जिप्सम युक्त, क्या कह रहा है, जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है? जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिया फास्फेट, बी कह रहा है नाइट्रोफास्फेट, यूरिया फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, डी कह रहा है सिंगल सुपर फास्फेट। और डी कह रहा है अमोनिया फास्फेट। जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है? तो कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट है। कौन है? सिंगल सुपर फास्फेट जो है जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक है, ठीक है। इसमें जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया, 16% सल्फर, 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और जो है 12% जो है सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है सिंगल सुपर फास्फेट का? CaCH क्या है? CaCH2 PO4 का ट्वाइस, क्या है? ट्वाइस CH2O CaSO4, ठीक है। यही इसका सूत्र है, सिंगल सुपर फास्फेट का सूत्र यही है, ठीक है, जान लीजिए आप, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए उसको मैं लिखाऊंगा नहीं, अभी मुंह से आपको बोल दे रहा हूँ, आप अलग पन्ने पर नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको रट डालिएगा। अगर रटे नहीं उसे याद होगा आपको। राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु जो है किसकी गांठों पर पाए जाते हैं? तो दलहनी फसलों की गांठों पर पाए जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। दलहनी फसल जो वायुमंडलीय, दलहनी फसल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन
का स्थिरीकरण आसानी से नहीं करती है। कौन सी फसल है? कह रहा है अरहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। मटर, राजमा, सोयाबीन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो राजमा है। राजमा जो है दलहनी फसल दो बार हो गया तो एक ही बार इसको करें। और दलहनी फसल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आसानी से नहीं करती है तो वो है राजमा है, जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, पूछ रहा है कि फास्फोरस का प्रयोग कब किया जाता है। तो फास्फोरस का प्रयोग जो है मौलिक रूप में, मूल रूप में या बेसल ड्रेसिंग किया जाता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। बुआई के समय ही जो है इसका बुरकाव कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बुरकाव। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है। तो वातावरण द्वारा नाइट्रोजन पहुंचता है। जीवाणु जो है, सूक्ष्म जीवाणु जो है उसका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। और ब्लू ग्रेन एल्गी, एजोला, ये सब भी उसका करते हैं। एजोटोबैक्टर करता है, ठीक है। देखिए अगर इन मतलब खाद के अलावा किसी जैविक के बारे में पूछता है या किसी ह्यूमन पार्ट के बारे में पूछता है, खली के बारे में पूछता है, तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? रक्त में। आप इसको नोट कर लीजिए। रक्त में जो है बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? रक्त में जो है 12% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? रक्त में जो है 12% नाइट्रोजन पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि पादप जो है कार्बन को कहाँ से प्राप्त करता है, पौधे जो है अपनी वृद्धि के लिए कार्बन जो है कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो हवा से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? वातावरण से प्राप्त करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों का बीज शोधन किससे किया जाता है। तो दलहनी का जो है राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। किससे किया जाता है? राइजोबियम कल्चर से किया जाता है, ठीक है। 10 किलोग्राम बीज के लिए जो 250 किलोग्राम का जो पैकेट होता है राइजोबियम कल्चर का, वो उपयुक्त होता है। कितना? 10 किलोग्राम बीज के लिए जो है 2.5 किलोग्राम का जो बीज राइजोबियम कल्चर होता है वो शोधन के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती हैं कौन सी? द्विदलीय फसल प्रयोग की जाती है। हरी खाद के लिए कौन सी की जाती है? द्विदलीय फसल। कौन सी फसल? द्विदलीय फसल। आप देखेंगे जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, दलहनी फसल हैं, वो द्विदलीय हैं। और हरी खाद के लिए जो है द्विदलीय फसल का ही प्रयोग किया जाता है। आप इसको ये नोट कर लीजिए और फंडा आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
देखिए, अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछ ले रहा है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व भी हो, या चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हो, इन सब में से 3 अगर दिया है और वहाँ कार्बन एक ऑप्शन में दिया गया है और पूछ ले कि कौन जो है आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो आप कार्बन को बेझिझक लगा दीजिएगा। ठीक है, आंसर। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए कि कार्बन जो है आवश्यक पोषक तत्व, अगर ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब है और उसके साथ कार्बन भी कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कार्बन को लगा दीजिएगा। सही। ठीक, मुख्य अगर पूछता है, वैसे तो 6, 3, 8 कितना, 6, 3, 8, मतलब ये मेरे करने का इशारा है कि प्राथमिक, द्वितीय और सूक्ष्म। ठीक है, आप इसी तरीके से ऐसे ही पढ़ोगे तब आपको याद होगा। 6, 3, 8, 6, 3, 9, 9, 8, 17। ठीक, इनमें से कौन कृमि नाशक है? इनमें से कौन कृमिनाशक है? ठीक है, फिनाल, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। डी कह रहा है सोडियम सल्फेट। क्या कह रहा है? सोडियम सल्फेट। इनमें से कौन कृमिनाशक है? तो कृमिनाशक जो है वो कॉपर सल्फेट है। कौन सा है? कॉपर सल्फेट। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका सूत्र है CuSO4। क्या है? CuSO4। इसका सूत्र जो है CuSO4 है। ठीक है, इसका जो है घोल जो है 1% का बनाया जाता है। कितने का? 1%। और जब जो है खुरपका मुंहपका हुआ था तो छालों, जो पैर पे जो छाल पड़ जाते हैं जानवरों को, पशुओं को, उन पे जो 1% का घोल बना करके डाला जाता है। ठीक है, धुला जाता है पैर को। आप इसको नोट कर लो। अभी एक होता है स्यूडोमोनास, एक होता है नाइट्रोमोनास, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, मृदा में, वो जो है नाइट्रोबैक्टर करता है। और अमोनिया से नाइट्रेट जो है कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्रेट से नाइट्रोजन, 2 क्रिया होती है, जिसको एक नाइट्रिफिकेशन होता है, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण जो है नाइट्रोसोमोनास जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, अमोनिया होते हुए, अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं, और नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन के रूप में आना जो है नाइट्रोबैक्टर करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। और नाइट्रोबैक्टर जो है असहजीवी
प्रक्रिया अपनाता है, जीवन व्यतीत करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजन किस हरी खाद से प्राप्त होती है? तो किससे होती है? सैंजी से होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। सैंजी से लगभग 134-29 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। सैंजी आप जो है उसको नोट कर लीजिए कि सबसे अधिक नाइट्रोजन जो है हरी खाद में सैंजी से प्राप्त होती है, ठीक। यूरिया उर्वरक में कह रहा है, यूरिया उर्वरक में अधिकतम बायूरेट स्तर की आज्ञा है। में अधिकतम क्या है? अधिकतम बायूरेट क्या है? अधिकतम बायूरेट, अधिकतम बायूरेट की स्तर का आज्ञा है। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है किसी कीमत पे। कह रहा है 4, B 1.5, C 2, D 5, ठीक है। क्या कह रहा है? ये सब प्रतिशत में होगा। किसमें? प्रतिशत में। तो ऑप्शन जो आपका सही है वो सी सही है, ठीक है। वैसे जो सामान्यता बायूरेट होता है वो 1.5। यही क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूरिया में बायूरेट का कितना % अच्छा माना जाता है। तो 1.5% अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, संभवतः हो सकता है अगर आप मेरी सभी क्लास के देखे होंगे सॉइल साइंस का, खास करके पोषक तत्व वाला, तो आपको याद हो गया होगा। कह रहा है कि सिंगल सुपरफास्फेट में फास्फोरस के अलावा और कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर, ये 3 पोषक तत्व सिंगल सुपरफास्फेट में पाए जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जिप्सम में कौन से पोषक तत्व होते हैं? जिप्सम में कौन से, नहीं, जिप्सम में कह रहा कौन से, जिप्सम में पोषक तत्व होता है, ठीक है। जिप्सम में कह रहा है पोषक तत्व होता है। जैसे इसमें कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है, लेकिन कितने % पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए 22% कैल्शियम और 22% कैल्शियम, 15.6% सल्फर, कितना? 15.4% कर दीजिए सल्फर, ठीक है। और बी कह रहा है 20% कैल्शियम, 22% सल्फर, और सी कह रहा है 25% कैल्शियम, 15% सल्फर, और डी कह रहा है कि 15% कैल्शियम,
25% सल्फर। तो जिप्सम में जो पोषक तत्व पाया जाता है 22% कैल्शियम और 15.4% सल्फर क्या पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक जिंक किसमें पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे अधिक जिंक जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए जिंक सल्फेट, बी कह रहा है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और सी कह रहा है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और डी कह रहा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, क्या कह रहा है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। सबसे अधिक जिंक किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक जिंक जो पाया जाता है वो जो है जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड में। सबसे अधिक जिंक किस में पाया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है। तो जिंक सल्फेट में जो है 22.4%, और जिंक ऑक्साइड में कितना, 78 से 80%। कितना, 78 से 80%। ठीक है, और जिंक कार्बोनेट में 52%। कितना, 52%। और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में 35%। तो आप इसको नोट कर लीजिए सबको कि किसमें 78 से 80%, और जिंक कार्बोनेट में 52%, जिंक सल्फेट में 22.4%, 23% भी अगर दे देगा तब भी वो चलेगा। ठीक है, और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में 35%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पोषक तत्व का कौन सा जोड़ा, कह रहा है पोषक तत्व का कौन सा जोड़ा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है, विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता, यानी कह रहा है इसका भाव यह कहने का कि किस किस खाद को एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बुआई नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन फास्फोरस। बी कह रहा है नाइट्रोजन पोटास। सी कह रहा है फास्फोरस जिंक। और डी कह रहा है जिंक गंधक। तो पोषक तत्व का कौन सा जोड़ा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो वो फास्फोरस और जिंक को एक साथ मिलाकर के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो है विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बार ये है, कह रहे कि बटनिंग जो है फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बटनिंग जो है नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में होता है। किसकी कमी से होता है? बटनिंग जो है फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से होता है। आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बटनिंग जो है नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में होता है। ठीक है। कह रहा 18 पौधों को क्या कह रहा है? पौधों को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित किससे होती है? ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या कह रहा है? नमी की कमी से बी क्या कह रहा है? तापमान से। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है मिट्टी के पीएच से। मिट्टी के पीएच से। किससे? मिट्टी के पीएच से। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पौधों को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होती है मिट्टी के पीएच से। किससे? मिट्टी के पीएच से। ठीक है। तो 6.5 से इसके कितना 6.5 से 7.5 पीएच पर उपलब्ध होता है। ये फास्फोरस जो है 6.5 से 7.5 पीएच पर पौधों को उपलब्ध होता है। आप इसको नोट कर लो, अधिक उपलब्ध होता है। 6.5 से 7.5 पर मतलब उपलब्ध नहीं, अधिक उपलब्ध होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ये तो पूछ ही लिया है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस पीएच मान पर पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है? तो 6.5 से 7.5 पर। तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो सही होगा मिट्टी के पीएच से जो है पौधों को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होती है मिट्टी के पीएच से। ठीक है। तो आप जो है नोट कर लीजिए इसको। ठीक है।
तो हमने क्वेश्चन तो आपको लिखा दिया 18, लेकिन हमने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो लगभग हमने 26-27 क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया है, और यहाँ पे हमने लिखाया है 18 क्वेश्चन, और कंटेंट जो हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 35 क्वेश्चन के। तो आप जो हमने मुंह से बोला है उसको तो याद ही कर लीजिएगा हर हालत में, और इसको भी याद कर लीजिएगा, और जो कंटेंट हमने लिखा है उसको भी याद कर लीजिए। तीनों आप कर लेंगे तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।